जी, स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पाक स्टडी का कंप्लीट हो जाएगी। हमने लाहौर रेजोल्यूशन कर लिया था जो कि 1940 में हुआ था, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। अब इसे नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1942 में बेसिकली क्रिप्स मिशन हुआ था। अब क्रिप्स मिशन के टाइम जो इंडिया का वायसराय होता है वो लॉर्ड लिनलिथगो होता है। 1936 से लेकर 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो इंडिया का वायसराय रहता है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ, बैकग्राउंड की तरफ इसका देख लेते हैं। उस वक्त वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो हो रही होती है बेसिकली 19 ये 1839 से 1840। नहीं, ये थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की जरूरत है। 1939 से लेकर 1945 तक थी। ये 18 की जगह 19 आप अज्यूम कर लें, ये ठीक करके भेजूंगा आपको। तो 1939 में स्टार्ट हुई थी, 1945 में वर्ल्ड वार सेकंड एंड हुई थी। अब वर्ल्ड वार सेकंड में इन जो ब्रिटिशर्स थे इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि ये हारते हारते ही जीते थे। और इस दौरान जो जापान था वो बर्मा पे अटैक कर रहा था, बर्मा पे काबिज हो रहा था, और इसके अलावा पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहा था। अब इंडिया के जो लोग थे उनकी भी सपोर्ट हासिल थी। वो ब्रिटिशर से जान छुड़ाना चाहते थे, और वो चाहते थे कोई और नेशन आ जाए ताकि फिर हम आज़ादी की तरफ मूव करें। और इसलिए इंडियंस की सपोर्ट भी जापान के साथ थी। और कांग्रेस रूल जो था वो 39 में एंड हो चुका था, क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से वो रिजाइन कर चुके थे। सो इस दौरान 24 मार्च 1942 को एक क्रिप्स मिशन आता है सर स्टैफर्ड क्रिप्स की सरबराही में, जो कि मेजर पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग होती है। और इसका रिएक्शन क्या होता है, इन्होंने इसका रिएक्शंस बेसिकली इन्होंने कहा कि प्रोवेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। जो सूबे हैं उनको आज़ादी दे दी जाएगी, आप इस जंग में हमारा साथ दें, हमारे हमारी हेल्प करें। और जंग के बाद जो है आप जैसा कहेंगे वैसा हम आपकी दरख्वास्त पर मान लिया जाएगा, और हम इंडियंस की टू सम एक्सटेंट फ्रीडम भी करेंगे। लेकिन गांधी ने इसको आउटडेटेड चेक का नाम दिया। उसने कहा कि इस पे कोई भी अमल पैरा नहीं हो सकता, इसका कोई फायदा नहीं है, और ना ही इसको हम साथ देंगे। सो मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, और कांग्रेस जो पार्टी थी उसने भी इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की सरबराही में जो मिशन आया था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि उस वक्त हालात आज़ादी की तरफ मूव हो रहे थे, तो उनको समझाने के लिए कि इकट्ठे अपर लेवल पे हम चला लेते हैं, निचले लेवल पे आप रूल कर लीजिएगा, लेकिन आज़ादी की तरफ ना जाइए और हमारा इस जंग में भी साथ दें। तो ना ही इसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था और ना ही मुस्लिम लीग ने। इसके प्रपोजल क्या थे, मतलब ये कौन सी शरायत लेकर लेकर आए थे। इन्होंने कहा था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको देख लेते हैं, उसमें एस्टिमेशन कर लेते हैं कि कितने मेंबर कांग्रेस के होंगे, कितने मुस्लिम लीग के, और कितने ब्रिटिशर्स होंगे। इसके अलावा जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं उनको हम आज़ादी दे देंगे। रॉयल स्टेट्स हैं, उनकी मर्जी है कि वो इसमें एंटर हों या ना हों, या खुद अपना सिस्टम चलाना चाहें, उनकी मर्जी है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे जिसमें इंडियंस पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। और डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाएगा इंडियंस को, मींस दोहरी शहरियत या दोहरा कानून। अपर लेवल पे ब्रिटिशर्स और निचले लेवल पे इंडियंस खुद ही। और डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑफर की। इसके अलावा सूबों में इलेक्शन कराए जाएंगे वार के बाद। और ये कहा गया कि इसको कंप्लीट तौर पे एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। तो कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया था। इस तरह जो क्रिप्स मिशन था ये नाकाम हो गया था बेसिकली। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट फौरन लॉन्च कर दी गांधी ने कहा कि हम आपकी इस शरायत को नहीं मानते, क्रिप्स मिशन को नहीं मानते, आप हमारा जो मुल्क है इंडिया है इसको छोड़ के चले जाएं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत जोरों शोर से चल रही थी। उस वक्त भी लॉर्ड लिंथगो का दौर था, जो उसके सबसे लार्जेस्ट टेन्योर था लॉर्ड लिंथगो का एज ए वायसराय। क्रिप्स मिशन नाकाम हो चुका था, वर्ल्ड वार सेकंड जारी थी। तो
कांग्रेस बेसिकली सपोर्ट कर रही थी जापान को, जबकि जो कायद आजम मोहम्मद जिन्ना थे वो बिल्कुल ही खामोश ठहरे रहे। क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत जोरों शोर से थी, हर शहर में हिंदू बाहर निकल आए थे। तो इतने ज्यादा क्राउड को जब उन्होंने देखा वायलेंस बहुत ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया और तकरीबन 60,000 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया। इसमें महात्मा गांधी को भी अरेस्ट किया गया। और फिर गांधी ने डिसओबीडियंस मूवमेंट भी साथ में चलाई थी, सिविल नाफरमानी की मूवमेंट। और गांधी जो है वो जेल में ही पड़े रहे 2 साल। उसके बाद उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई गांधी की, इसलिए उन्हें मई 1944 को रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। सो क्विट इंडिया मूवमेंट भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई, लेकिन इसने ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा डाला था। अब गांधी ये चला रहे थे, उसके बाद कायद आजम ने कहा कि नहीं, डिवाइड एंड क्विट मूवमेंट एक नाम दिया, कि ब्रिटिशर्स को कहा कि पहले आप डिवाइड करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, उस वक्त छोड़ के, उसके बाद छोड़ के जाएं। अगर आप ऐसे छोड़ के चले जाते हैं तो जो इंडियंस हैं, जो हिंदू हैं, वो हम पे जुल्म करेंगे। हम मिनॉरिटी में हैं, वो मेजॉरिटी में हैं, तो हम पे बहुत ज्यादा मजालिम होंगे। इसके बाद सी आर फार्मूला होता है। सी आर फार्मूला बेसिकली राजा गोपाल आचार्य ने पेश किया था 1944 को। उस वक्त लॉर्ड वेविल का दौर था, जो कि इंडिया का सेकंड लास्ट वासराय था। 1943 से लेकर 1947 तक लॉर्ड वेविल रहा। अब क्विट इंडिया मूवमेंट बेसिकली चल चुकी थी 1942 में। कांग्रेस क्या चाहती थी? सेल्फ रूल चाहती थी। और ये जो सी आर फार्मूला था बेसिकली राजा गोपाल आचार्य का था। और इसने कहा कि जो मुसलमान हैं वो भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तकरीबन 80 मिलियन हैं। और 80 मिलियन मुसलमानों को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, और उन्हें भी मद्रास असेंबली में पार्टिसिपेशन दी जाए। पहली दफा कोई ऐसा हिंदू था, राजा गोपालाचार्य, जिसने ये बात मानी थी कि पहली दफा इसने कहा था कि जो मुसलमान हैं वो भी इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वर्थ रखते हैं। और जो मुस्लिम हैं, इसमें प्रपोजल यही थी, उसने कहा कि जो मुसलमान हैं उनको इलेक्शन में हिस्सा दिया जाए, उनको मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए सेल्फ रूल के लिए, इंडियंस की डिवीजन्स के लिए। सो राजा गोपालाचार्य के जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मुसलमानों के लिए तो बहुत अच्छा था। मुस्लिम लीग तो इसको एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के खुद के इसके नुमाइंदगान ही राजा गोपालाचार्य के खिलाफ हो गए कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो सी आर फार्मूला एग्जाम में आता है, 1944 में हुआ था, राजा गोपालाचार्य ने पेश किया था। इसके बाद गांधी जैसे रिलीज होके आते हैं, गांधी उसके बाद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त जो मुसलमान थे उनकी यही शरायत थी कि हम लोगों को अलहदा से एक मुल्क दे दिया जाए, पाकिस्तान। जबकि जो कायद आजम, जबकि जो महात्मा गांधी थे, वो चाहते थे कि इनको अलहदा से अपना एक मुल्क ना मिले, ये हमारे साथ मिलकर रहें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इकट्ठे रहें और यहीं पे रन करें। इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड ना करें, अपने अलहदा मुल्क की डिमांड ना करें। इस वजह से महात्मा गांधी ने कायद आजम मोहम्मद जिन्ना से मुलाकात की 1944 में, और उन्हें एहसास दिलाया, उन्हें बताया कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो इंडिया है ये यूनाइटेड रहे, ये डिवाइड ना हो। आप जो डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान बनने की, उसको ख़त्म कर दें और हमारा साथ दें, हम आप पे जुल्म नहीं करेंगे। तो कायद आजम ने कहा कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप वायोलेंस के खिलाफ हैं, लेकिन आपकी डेथ के बाद इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि जो हिंदू हैं वो मुसलमान पे जुल्म नहीं करेंगे? सो आप तो इतने ओल्ड हैं, मैं भी हूँ, और हमारी तो चंद सालों बाद डेथ हो जानी है, तो उसके बाद जो नए आने वाले लीडर हैं, इसकी क्या श्योरिटी है कि वो मुसलमानों पे जुल्म नहीं करेंगे? सो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकी इस शर्त को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद गांधी ने कायद आजम को लेटर्स भी लिखे इस बात को मनवाने के लिए, लेकिन
कायद आज़म मोहम्मद जना अपनी बात पे अटल रहे और यही कहते रहे बार बार कि हम लोग अपना अलहदा मुल्क ही चाहेंगे और उसकी डिमांड कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो गांधी जना अटैक थी ये नाकाम हो गई बेसिकली, ये जो मुज़ाकरात थे। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में, जिसे जो इससे पहले वेवल प्लान भी कहते हैं। अब क्योंकि लॉर्ड वेविल इंडिया के वायसराय थे, इस वजह से उन्होंने एक प्लान दिया था जिसे लॉर्ड वेविल प्लान कहते हैं। 1943 से 1947 तक इनका रूल था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। लॉर्ड वेविल इंडिया के वायसराय मुंतखब होते हैं। इन्होंने बेसिकली एक अपना वेविल प्लान दिया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसको सही तरीके से हम डेवलप करते हैं, क्योंकि जो जंग के दौरान है ये सही तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो रही थी, तो इन्होंने इसको एक्टिव कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को। इसके अलावा जो प्रोविंशियल इंटरम गवर्नमेंट है उसको 1935 एक्ट के मुताबिक इन्होंने कहा उसको चलाते हैं। और जो आरजी गवर्नमेंट है पंजाब में उसको हम रन करते हैं। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भी हम मेंबरान्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और इंडियन को हम उसमें भी उनका रोल देते हैं। तो ये वेवल प्लान था 1945 में था, और शिमला कॉन्फ्रेंस भी 1945 में थी। बेसिकली 25 जून 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। शिमला के मकाम पर 21 टॉप लीडर्स को बुलाया गया और उन्हें प्रपोजल दी गई एक कि हम जो असेंबली बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बना रहे हैं, उसमें 6 कांग्रेस के लीडर होंगे, 5 उसमें मुसलमान होंगे। उन 5 में से एक जो होगा वो होगा तो मुसलमान, लेकिन मुस्लिम लीग से नहीं होगा, नॉन मुस्लिम लीग ही होगा। मींस किसी और पार्टी से ले लेंगे, होगा मुसलमान लेकिन मुस्लिम लीग से बिलोंग नहीं करता होगा। और इसके अलावा 3 मेंबर्स मिनॉरिटीज के होंगे। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना अपनी बात पर डट गए, उन्होंने कहा कि जो 5 मुसलमान हैं वो मुस्लिम लीग से ही इलेक्ट होने चाहिए, सिलेक्ट होने चाहिए, क्योंकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है यही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। इस वजह से जो पांचों के पांचों मुस्लिम सीट्स हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से ही सिलेक्ट की जाएं। अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कायद आजम अपनी बात पे अटल थे, मान नहीं रहे थे। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, हम आपकी ये शर्त एक्सेप्ट भी नहीं करते, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इलेक्शन करवा लेते हैं, उसके थ्रू पता चल जाएगा कि कौन सी असल जमात है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को उसकी हिमायत है या नहीं है। उसके बाद इलेक्शन होते हैं 1945 के एंड में, 1946 के स्टार्ट में। तो शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो चुकी है, इस वजह से इलेक्शंस कराए जाते हैं। अब इलेक्शन 1945 में यूके में भी होते हैं, जो कि लेबर पार्टी विन विन कर जाती है और क्लेमेंट एटले बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और वो फौरन ऑर्डर देते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी इलेक्शन कराए जाएं। तो सेंट्रल में दिसंबर 1945 में इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद प्रोविंसेस में फिर होते हैं 1946 में, 1946 के स्टार्ट में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान ये इलेक्शंस होते हैं। कांग्रेस का स्लोगन यही होता है कि यूनाइटेड इंडिया, कि अगर हम जीत गए तो हम इंडिया को यूनाइटेड रखेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। जबकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उन्होंने कहा कि अगर हम जीत गए, विन कर गए, तो हम आपको अलहदा से एक मुल्क बना कर देंगे जिसमें आप अपनी जिंदगी की हर रसूमात अदा कर सकते हैं, अपना हर फर्ज अदा कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं, अलहदा से आज़ादी के तौर पर रह सकते हैं। तो इस तरह इलेक्शन होते हैं। और सेंट्रल इलेक्शंस में मुसलमानों की 30 सीट्स होती हैं 100 में से, और मुसलमान 30 में से 30 विन कर जाते हैं सेंट्रल इलेक्शन में। जबकि जो हिंदू होते हैं, कांग्रेस होते हैं, उनकी 67 होती हैं, जिसमें से वो 57 सीट्स गेन करते हैं। तो उनकी रेशो 86% होती है कांग्रेस की और हिंदुओं की, जबकि जो मुसलमान थे उनकी 100% होती है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी का सबब बनती है।
उसके अलावा प्रोविंसेस में इलेक्शन होते हैं, जिसमें मुसलमान 495 में से 430 सीट्स लेकर कामयाब होते हैं मुस्लिम लीग। और 11 सूबों में से 8 सूबों में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो हुकूमत करती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की, क्योंकि कायद आज़म ने भी कहा कि जो जो मुसलमान हैं इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, आज़ाद मुल्क बनाने के लिए वोट दिया है, तो हम आज़ादी लेकर ही रहेंगे। अब इसमें ब्रिटिशर्स को भी पता चल जाता है कि ये कितने सक्सेसफुल इलेक्शंस हुए हैं, और जो इंडियंस हैं, हिंदू हैं, उन्हें भी अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है मुसलमानों की। इसके बाद जो जितने भी लीडरान्स बनते हैं इलेक्शन के बाद, उनको फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जितने भी लीडरान्स इलेक्शन विन कर जाते हैं उनको फिर दिल्ली में बुलाते हैं। दिल्ली में एक कन्वेंशन होता है 1946 में, और उनसे मुखातिब होकर उन्हें कहते हैं कि ये जो इलेक्शन हम जीते हैं, आपने इस स्ट्रगल को ख़त्म नहीं करना, ना ही अपने अंदर जो जज्बा है इसको ख़त्म करना है। हमारा जो मेन एजेंडा था, मेन मकसद था, वो पाकिस्तान बनाना था। इस बेस पे मुसलमानों ने हमें वोट दिए हैं, और इसको हम अलहदा से एक मुल्क लेकर रहेंगे। इस जज्बे को कभी आपने ख़त्म नहीं होने देना, और अपनी जो हिम्मत है वो कभी भी नहीं हारनी। अच्छे तरीके से काम करना है, मुसलमानों का साथ देना है। इसके अलावा हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने एक रेजोल्यूशन भी दी जिसमें लाहौर में, और जिसमें इन्होंने कहा कि हम एक सेपरेट स्टेट बिल्ड करना चाहते हैं और बहुत जल्द उसमें कामयाब हो जाएंगे। सो ये दिल्ली कन्वेंशन, वो लीडरान्स होते हैं जो कि मुसलमान होते हैं और जो अपने इलेक्शन में कामयाब हुए होते हैं, उनको कायद आज़म मोहम्मद जनाब बुलाकर एक उनसे मीटिंग करते हैं और उन्हें अपने आइडियाज़ बताते हैं। इसके बाद फिर उन्हें कैबिनेट मिशन प्लान होता है जिसमें डिफरेंट किस्म की मिनिस्ट्रीज दी जानी हैं। अब कैबिनेट मिशन प्लान बेसिकली उस वक्त भी लॉर्ड वेवल का दौर होता है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में होता है। इलेक्शंस हो चुके हैं। इलेक्शंस के बाद जो भी मेंबरान इलेक्ट हुए हैं उन्हें मिनिस्टर्स बनाना है। तो मिनिस्टर किस तरीके से बनाना है, ये कैबिनेट मिशन प्लान था, क्योंकि जो यूके की कैबिनेट थी, काबीना थी, उसमें से 3 काबिल तरीन मेंबरान को वहां से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भेजा गया, जिसमें सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, सर पैथेटिक लॉरेंस थे, और लॉर्ड अलेक्जेंडर थे। ये 3 मेंबरान यूके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए 24 मार्च 1946 में, और इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग किया, और 16 मई 1946 को इन्होंने प्रपोजल दिए कि क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो पार्स है, इंडिया में ताकत है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन ऑफ पार्स करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन का महकमा है, वजीर खारजा है, या टेलीकम्युनिकेशन है, डिफेंस है, ये ब्रिटिशर्स के पास होंगे। इसके अलावा जो सूबे हैं उनको अथॉरिटी दी जाएगी कि वो अपना सिस्टम खुद चलाएं, और 10 साल बाद अगर कोई सूबा आज़ाद होना चाहता है तो वो आज़ाद भी हो सकता है। और जो इंटरम गवर्नमेंट बनाएंगे, आर्जी तौर पे गवर्नमेंट होगी, इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या तो मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट करेगी या फिर मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट करेगी। ये बेसिक प्रपोजल थे कैबिनेट मिशन के, जो कि 1946 में हुआ था। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर अब हम आज़ाद ना हुए तो 10 साल बाद, क्योंकि इन्होंने ये राइट दे दिया है कि हम अलहदा से सूबा जो भी होगा वो अलहदा मुल्क बना सकता है, तो आज नहीं तो 10 साल बाद हम अलहदा अपना मुल्क बना लेंगे जिन जिन सूबों में मुसलमानों की मेजॉरिटी है। तो मुस्लिम लीग ने तो फौरन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब बनना तो यही चाहिए था कि सारी जो मेंबरानशिप है, ये गवर्नमेंट है, वो मुस्लिम लीग के हवाले कर दी जाती, लेकिन जो वायसराय था लॉर्ड वेवल, वो इस हक में नहीं था। वो कांग्रेस के पास जाता है, उनसे डायलॉग करता है, उन्हें मनाता है कि आप ऐसा ना करें, इसको इसको अपोजिट ना करें, आप जो है इस शर्त को मान लें। फिर हिंदुओं ने आपस में एक मीटिंग की और उन्होंने सोचा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मुसलमानों से काफ़ी ज़्यादा है, तो
जो जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हम लोग इस ये जो 10 साल वाली शिक है इसको चेंज कर देंगे, कोई भी सूबा अलहदा नहीं हो सकता। तो इस शर्त पे वो दोबारा से इस कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना दोबारा से वो कहते हैं अब हम इसको नहीं मानते, क्योंकि वासराय ने अपनी बात पे वो स्टिक नहीं रहा। क्योंकि कांग्रेस उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तो सारी गवर्नमेंट हमारे हवाले कर दी जाती, हम इसको चलाते, उनको मनाने के लिए क्यों गए थे। तो इस तरह कायद आजम ने डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था 1946 में कि वासराय ने अपनी बात पर वो कायम नहीं रह सका। तो डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में मनाया गया था। और फिर जब वासराय कायद आजम के पास आता है तो कायद आजम ने उनकी इस बात को मान लिया कि चलें ठीक है, अगर हम नहीं मानते तो फिर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए भी, हमें हुकूमत नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, मिनिस्ट्रीज नहीं मिलेंगी। तो कायद आजम ने आखिरकार इसको मान लिया। तो कंक्लूजन इसका यही है कि कुछ हद तक ये सक्सेसफुल रहा। उसके बाद मिनिस्ट्रीज दी जानी थी। अब इंटरम गवर्नमेंट बनी, आरजी गवर्नमेंट बनी कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू, जिसमें 6 मेंबरान जो थे वो कांग्रेस के थे, 5 मुस्लिम लीग के थे और 3 मिनॉरिटीज के थे। अब ये जो नीचे मिनिस्टर्स लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाते हैं कि आज़ादी से पहले जो इंटरम गवर्नमेंट बनी थी उसमें सरदार अब्दुल रब निश्तर को कौन सा महकमा दिया गया था, ट्रेड का, तिजारत का। राजा गजम्फर अली को हेल्थ का दिया गया था। लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे। और जोगिंदर नाथ मंडल लॉ मिनिस्टर थे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जो भी पैसा जाना है, जो भी काम करना है, वो फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू ही होता है। इस तरह लियाकत अली खान उनके जो काम थे उनको इजाजत नहीं दिया करते थे और मुसलमानों को काफी ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। इस तरह हिंदुओं ने काफी ज्यादा एहतजाज किया। उसके बाद 3 जून प्लान 1947 में आया, क्योंकि अब ये ब्रिटिशर्स को कंप्लीटली तौर पे पता चल गया था कि अब जो है ये आज़ाद होकर रहेंगे। सो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको आज़ाद करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स को जंग में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, अब वो बड़ी मुश्किल से जीते थे, उनके पास इतनी इकॉनमी नहीं थी, तो कॉलोनियलिज्म को वो ख़त्म कर रहे थे। जहाँ जहाँ उन्हें बेनिफिट नहीं हो रहा था उन कंट्रीज़ को वो छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे थे। तो इसलिए फिर उन्होंने 3 जून प्लान दिया 1947 का, कि हम प्लान करते हैं कि किस तरीके से आज़ादी हासिल करनी है, किस तरीके से पाकिस्तान को बनाना है, किस तरीके से इंडिया को बनाना है, क्या क्या करना चाहिए हमें, मुसलमानों से किस तरह रेफरेंडम करना चाहिए, कैसे वोटिंग लेनी चाहिए। तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का वायसराय बनाया टेम्परेरी तौर पे 6 मंथ्स के लिए, फेब 1947 से लेकर अगस्त 1947 तक। इंडिया का शॉर्टेस्ट टेन्योर का जो वासराय था माउंटबेटन था। अब ये आता है तो ये कहता है कि जो पंजाब असेंबली है उसमें एक सेशन बुलाया जाए और बंगाल असेंबली का भी, वो अपनी मर्जी से जिसके साथ मिलना चाहेंगे उसको वोट दें। इसके अलावा सिंध का फैसला सिंध असेंबली करेगी, उनके मेंबरान किसके साथ जाना चाहते हैं। बलूचिस्तान का फैसला मजलिस कौंसल या शाही जिरगा करेगा। शाही जिरगा के थ्रू बलूचिस्तान का फैसला होगा कि बलूचिस्तान किसके पास जाना चाहता है, किसकी किस कंट्री में ऐड होना चाहता है, क्योंकि उस वक्त बलूचिस्तान में गवर्नमेंट थी या शाही जिरगा का हेड था खान ऑफ कल्लात। खान ऑफ कल्लात क्योंकि कायद आजम का बहुत बड़ा दोस्त था, बहुत अच्छा, इस वजह से उसने डिसीजन किया कि हम लोग पाकिस्तान के पास जाना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा केपीके में रेफरेंडम कराए जाएंगे और रॉयल स्टेट्स जितनी भी हैं वो देखा जाएगा कि वो किस कंट्री के साथ ऐड होना चाहती हैं। और दूसरा उनका जोग्राफिकल एरियाज देखा जाएगा। अगर वो जोग्राफिकल एरिया हिंदुओं की मेजॉरिटी में आना चाहते है तो फिर हिंदुओं में ऐड होंगे, अगर पाकिस्तान में है तो फिर पाकिस्तान में वो ऐड हो जाएंगे। इसका रिएक्शन क्या था, कांग्रेस इसको सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट कर रही थी, क्योंकि ये तो बहुत खुश थे, ये तो यही चाहते थे कि हम लोग आज़ाद हों, बहुत जल्दी से अपनी आज़ादी एक्सेप्ट करें। सो ये 14 जुलाई 1947 को ये जो 3 जून प्लान था, मंसूबा था, ये असम वहाँ पे पास हो जाता है इसका बिल यूके गवर्नमेंट के थ्रू। और फिर
14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन कराची में आते हैं और पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान करते हैं। और अगले दिन फिर ये हिंदुस्तान में जाते हैं 15 अगस्त 1947 को, और फिर इंडिया की आज़ादी का ऐलान करते हैं। इस तरह पाकिस्तान भी आज़ाद हो जाता है और इंडिया भी आज़ाद हो जाता है। सो हमारा पाक स्टडी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है।